गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी तंत्र और सबसे पहले हमने पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि के बारे में और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स के बारे में, उनके कार्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी ग्रंथि जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दूसरी ग्रंथि जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। तो अपना अगली ग्रंथि आती है हाइपोथैलेमस। सुनिए, बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी तंत्रिकीय ग्रंथि होती है। तंत्री का मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको माना गया है, हाइपोथैलेमस को माना गया है। तो बोलते हैं क्या, सबसे बड़ी तंत्रिकीय ग्रंथि। दूसरी बात इसकी क्या होती है कि हाइपोथैलेमस होता है, ये हमारे शरीर के ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है। तो आपसे बोले, शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करती है कौन सी, हाइपोथैलेमस। एक क्वेश्चन और कि हाइपोथैलेमस को मास्टरों का मास्टर यानी हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, मास्टरों का मास्टर यानी हेडमास्टर। तो आपसे बोले कि हेडमास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, आपका आंसर आएगा हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार फिर से हाइपोथैलेमस के बारे में कि सबसे बड़ी तंत्रिकीय ग्रंथि किसको कहा जाता है, आपका आंसर क्या आएगा, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करती है, आपका आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। आपसे बोलेगा मास्टरों का मास्टर यानी हेडमास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, आपका आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये मास्टर ग्रंथि पर भी क्या करता है, कंट्रोल यानी पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण करने के कारण इसे बोला है मास्टरों का मास्टर यानी हेडमास्टर ग्रंथि। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से मास्टर ग्रंथि है, निम्न में से मास्टर ग्रंथि है, तो आपके याद है कौन सी ग्रंथि, पीयूष। लेकिन जब ऑप्शन में पीयूष भी साथ में हो और साथ में कौन सा हो, हाइपोथैलेमस, तो आपको पहली वरीयता किसको देनी है, हाइपोथैलेमस के देने हैं। क्योंकि ये मास्टरों का मास्टर है, क्योंकि ऑप्शन में एक तो पीयूष आएगा, दूसरा हाइपोथैलेमस जब साथ में आ जाए और आपसे बोले कि निम्न में से मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, फिर आपका आंसर क्या आएगा, हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस आपके ऑप्शन में नहीं है तो अब आपका आंसर पीयूष ग्रंथि होगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि लड़कों को याद रहता है बचपन से मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि जब बोले कि मास्टर ग्रंथि है और ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि भी हो और ऑप्शन में हाइपोथैलेमस भी हो तो पहली वरीयता हम हाइपोथैलेमस को देंगे और दूसरी वरीयता हम देंगे पीयूष ग्रंथि को। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता फिर आपका पीयूष क्या है, सही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी ग्रंथि जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। अब अगली बात करने जा रहा हूं, अगली ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है, थायराइड। अगली ग्रंथि थायराइड, इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। तो थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम याद रखना है अवटु, और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मैंने आपको बताया पिट्यूटरी। ये डबल नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी थायराइड ऑप्शन में नहीं आता, आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, अवटु ग्रंथि मिलेगा। अब सुन लीजिए इसकी बातें कौन कौन सी होती है कि थायराइड ग्रंथि सबसे पहले कहां पर पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। दोस्तों कहां पर पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है। बोलते हैं थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, बोलते हैं ये एच आकार की होती है। कौन से आकार की होती है, एच आकार की। ये एच आकार की ग्रंथि है कौन सी, थायराइड। अच्छा, मैंने आपको बताया था
कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपका आंसर था पीयूष। लेकिन आपसे बोले कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा थायराइड को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि थायराइड ग्रंथि को सेल्फ सुसाइडल ग्रंथि भी कहा जाता है। सेल्फ सुसाइडल ग्रंथि, तो सेल्फ सुसाइडल ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा थायराइड को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और कि थायराइड ग्रंथि को टेम्पो ऑफ लाइफ, टेम्पो ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन को गति देने वाली ग्रंथि किसको कहा जाता है? थायराइड को कहा जाता है। तो आपसे बोले कि टेम्पो ऑफ लाइफ ग्रंथि किसको कहा जाता है? थायराइड को। थायराइड ऑप्शन में ना आए तो आपका आंसर क्या आएगा? अबटू ग्रंथि आएगा। दोबारा सुन लीजिए, सारी बातें बहुत सरल हैं। पहला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? आपका आंसर आएगा ये गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? यह एच आकार की होती है। आपसे बोलेगा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा थायराइड को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि सेल्फ सुसाइडल ग्रंथि किसको कहा जाता है, यानी अपने आप की आत्महत्या करती है कौन सी ग्रंथि? थायराइड। इन्फेक्शन की अवस्था में यह ग्रंथि क्या हो जाती है? नष्ट, इसलिए बोलते हैं इसे सेल्फ सुसाइडल ग्रंथि। आपसे बोलेगा टेम्पो ऑफ लाइफ ग्रंथि किसको कहा जाता है, यानी जीवन को गति देने वाली ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा थायराइड को कहा जाता है। तो ये तो इसके हैं बेसिक नॉर्मल पॉइंट। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक का नाम होता है कैल्सिटोनिन और एक का नाम होता है थायरोक्सिन। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में कि थायराइड ग्रंथि है, इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, और दूसरा होता है थायरोक्सिन। देखिए पहला देखते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सी का मतलब दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम। टोनिन का मतलब क्या होता है? कम करना। तो ये कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है, कौन सा? कैल्सिटोनिन। लेकिन मैंने आपको विटामिन डी में पढ़ाया था कि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। तो बोल सकते हैं कि यह विटामिन डी तो बढ़ाती है, लेकिन कैल्सिटोनिन जो होता है ये कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। इसलिए बोल सकते हैं यह विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है, कौन सा? कैल्सिटोनिन। तो बोल सकते हैं यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। यह विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है, और यह हमारी हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। और यह बीएमआर, बेस मेटाबॉलिक रेट,
उपापचय, हिंदी में बोलते हैं इसको। उपापचय दर BMR पर क्या करती है? कंट्रोल। अब सुन लीजिए, सारी बातें समझना जरूरी है, बहुत शानदार है, बहुत ही सरल है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एक तो होता है कैल्सीटोनिन, दूसरे का नाम क्या होता है? थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन। अच्छा, अब कैल्सी का मतलब कैल्शियम, टोनिन का मतलब कम करना। तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है कौन सा? कैल्सीटोनिन। और विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है, इसलिए बोल सकते हैं यह विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। तो आपसे बोलेगा विटामिन डी के विपरीत कौन सा हार्मोन कार्य करता है? आपका आंसर क्या आएगा? कैल्सीटोनिन। दूसरे नंबर की बात करते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ये भी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। सबसे पहला क्वेश्चन बोलेगा कि आयोडीन तत्व किस में पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर पाया जाता है। आयोडीन तत्व पाए जाने के कारण यह हमारी हृदय की धड़कन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आपसे बोले हृदय की धड़कन को बढ़ाने का कार्य करता है कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। और तीसरे नंबर की बात, यह BMR, B फॉर बेस, M फॉर मेटाबॉलिक, R फॉर रेट, बेस मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं उपापचय दर, पर नियंत्रण करने का कार्य करता है कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। उपापचय क्रिया आपको बताई थी विटामिन के अंदर, आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी व अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी व अधिकता के कारण गोइटर रोग होता है। गोइटर को घेंगा रोग भी कहा जाता है, इसे गलगंड रोग भी कहा जाता है। तो ये राजस्थान पुलिस में पूछा था पिछली बार कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी व अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में आया था गोइटर, अंग्रेजी का नाम है गोइटर, ऑप्शन में नाम मिले तो घेंगा, घेंगा नाम मिले तो गलगंड। ये रोग होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी व अधिकता के कारण। तो ये है आपकी थायराइड ग्रंथि। अगर ये आपके समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सुरेखा, संजय, संजू, संजय वर्मा, गुड मॉर्निंग। यस, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी थायराइड ग्रंथि है। और दोस्तों, आज शाम को 8 बजे आएगी आपकी साइंस की मैराथन क्लास, सभी जुड़ें। शाम को 8 बजे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलने वाले हैं। अब अगली ग्रंथि आएगी आपकी पैराथायराइड, जिसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि। हिंदी का नाम क्या होता है? परावटु ग्रंथि। चलिए पढ़ते हैं पैराथायराइड के बारे में। अगली ग्रंथि जिसका नाम क्या है? पैराथायराइड। जिसको बोलते हैं परावटु ग्रंथि। पैराथायराइड यानी परावटु ग्रंथि। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। कि बोलते हैं, दोनों नाम याद रखना जरूरी है। पैराथायराइड को परावटु ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? गले के अंदर स्थित होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, अगली बात करते हैं पैराथायराइड के बारे में। तो पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन को कोलेप हार्मोन भी कहा जाता है। कोलेप हार्मोन। अब पैराथार्मोन आ जाए, कोलेप आ जाए, बात कैसी है? एक ही है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को तो बढ़ाता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। इसलिए क्वेश्चन बोल सकता है हमारे शरीर में कैल्शियम तथा
फास्फोरस की मात्रा पर नियंत्रण करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? आपका आंसर आएगा पैराथायराइड, या इसे पराप्टू ग्रंथि भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे बोल सकता है कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है, फास्फोरस की मात्रा को कम करती है, फिर भी आंसर क्या आएगा? पैराथायराइड ग्रंथि आएगा। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए शरीर के अंदर तो व्यक्ति को एक रोग होता है जिसको बोलते हैं क्या, कि पैराथार्मोन हार्मोन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसको बोलते हैं टेटेनी। टेटेनी टेटेनी रोग को क्या बोलते हैं? ऐंठन। क्योंकि यह जो हार्मोन नहीं निकलेगा तो सीधी सी बात है, ना तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, और कैल्शियम की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या आता है? टिटेनिया ऐंठन, यानी जिसको बाइटा बोलते हो आप, तो वो रोग आपको हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिए एक बार फिर से। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? आपका आंसर आएगा गले में स्थित होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? आपका आंसर आएगा 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? आपका आंसर आएगा पैराथार्मोन हार्मोन। ऑप्शन में नाम ले तो आंसर आएगा कोलिक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से? पैराथायराइड ग्रंथि से। पैराथायराइड ग्रंथि होती है, यह हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को तो बढ़ाती है, जबकि फास्फोरस की मात्रा को क्या करती है? कम करती है। इसलिए क्वेश्चन बोल सकता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। आपका आंसर आएगा पैरा थायराइड ग्रंथि। अच्छा, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को रोग कौन सा होता है? टिटेनी। टिटेनी रोग को ही ऐंठन रोग कहा जाता है। तो ऐंठन रोग या टिटेनी रोग का कारण है कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड, या ग्रंथि ऑप्शन में ना आए तो आंसर क्या आएगा? पैराथार्मोन हार्मोन। ये आपकी पैराथायराइड ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगली एक ग्रंथि आती है जिसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रिनल, जिसको क्या बोलते हैं? अधिभ्रक ग्रंथि। देखो दोस्तों, अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर। ब्रक का मतलब क्या होता है? किडनी। जो किडनी के ऊपर पाई जाती है उसको बोलते हैं एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रीनल। रीनल का मतलब होती क्या है? किडनी होती है। अच्छा, अब मैं एक चित्र बना रहा हूं, इस चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। चलिए देखिए, ये मैंने बनाई है क्या? किडनी बनाई है। ये आपकी किडनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली बातें इसके बारे में। देखिए, इस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है, इसका नाम क्या है? एड्रिनल। ये एड्रिनल ग्रंथि है। ये भी किडनी है, ये भी किडनी है, तो इसको बोलते हैं क्या? किडनी। एक मिनट, इसको बोलते हैं किडनी, ब्रक, ये इसको बोलते हैं गुर्दा। चलिए, बोलते हैं क्या मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? किडनी में। तो यहां से पहला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण। दूसरा क्वेश्चन, मुख्य उत्सर्जी अंग किसको कहा जाता है? फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? किडनी को कहा जाता है। मुख्य उत्सर्जी अंग। रक्त का शुद्धिकरण भी कहां पर होता है? किडनी के अंदर होता है। रक्त का शुद्धिकरण।
और खराब होने पर क्या करते हैं किडनी का? डायलिसिस। खराब होने पर डायलिसिस। चलिए देखिए और भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी, और इसको बोलते हैं मूत्राशय, और इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। चलिए अब इसको समझना बहुत सरल है, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने बताया एड्रिनल। एड्रिनल को बोलते हैं अधिवृक्क। अधि का मतलब ऊपर, वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी। जो किडनी के ऊपर पाई जाती है उसको बोलते हैं अधिवृक्क। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, ये किडनी है आपकी, किडनी के ऊपर क्या है? एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। अच्छा ये ग्रंथि है, ये किडनी है। किडनी के बारे में मैंने आपको बातें लिख दी जो किडनी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? आपका आंसर आएगा किडनी में होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि मुख्य उत्सर्जी अंग किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा किडनी को कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? किडनी में होता है। खराब होने पर किडनी का क्या करते हैं? डायलिसिस। क्या करते हैं? डायलिसिस। तो बोलेगा आपसे डायलिसिस संबंधित है किससे? गुर्दे से, किडनी से या वृक्क से, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में पूछा गया कि मूत्र के सही जाने का क्रम है। तो निर्माण तो कहाँ पर हुआ? किडनी के अंदर, लेकिन फिर कहाँ आता है? मूत्र वाहिनी, फिर आता है मूत्राशय, फिर आता है मूत्र मार्ग। इस प्रकार से आपसे इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपकी ये समझ में आया है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, यस बहुत बढ़िया। संजू यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे चलेंगे और आगे की बातें करेंगे एड्रिनल के बारे में, और भी एड्रिनल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो दोस्तों एड्रिनल के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो बोर्ड पर ध्यान लगाइए एक बार फिर से। तो बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि को भय की ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपसे बोलेगा भय या डर की ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा एड्रिनल को कहा जाता है। तो बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि निम्न में से क्रोध की ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो क्रोध आने पर भी कौन सी ग्रंथि आपकी एक्टिव होती है? एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव होती है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि भय की ग्रंथि, डर की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, या बोले आपसे आपातकालीन ग्रंथि। तो आपातकालीन ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा एड्रिनल को। या बोल सकते हैं संकटकालीन ग्रंथि, या संकटकालीन ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? एड्रिनल को कहा जाता है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगली बातें और करते हैं एड्रिनल के बारे में कि एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसे करो या मरो या लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपसे बोले करो या मरो या लड़ो या भागो ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा एड्रिनल को कहा जाता है। इसे 3F व 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 3F का मतलब, 3F का मतलब होता है फियर, फाइट, फ्लाइट। लेकिन 4S का मतलब क्या होता है? 4S सेल्फ, स्ट्रेस,
स्टीरॉयड एंड सेक्स ग्रंथि भी कहा जाता है। अच्छा, इसे बुद्धि को चुनौती देने वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। बुद्धि को चुनौती देने वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सारी बातें बहुत सरल है। आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, निम्न में से भय या डर की ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा एड्रिनल को कहा जाता है। आपसे बोलेगा निम्न में से क्रोध की ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा एड्रिनल को कहा जाता है। आपसे बोलेगा आपातकालीन या संकटकालीन ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा एड्रिनल को कहा जाता है। आपातकाल के समय, संकट के समय, यानी कोई भी आदमी संकट में फंस जाता है तो उसको तुरंत फैसले लेने की आज्ञा देती है कौन? एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव होती है और बोलती है या तो करो या मरो या लड़ो या भागो। ये फैसले लेने के लिए कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसलिए बोलते हैं इसे करो या मरो या लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। इसे 3F व 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपसे बोले 3F व 4S ग्रंथि किसको कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। 3F का मतलब फियर फाइट फ्लाइट और 4S का मतलब सेल्फ स्ट्रेस स्टेरॉइड एंड सेक्स। ग्रंथि किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। बुद्धि को चुनौती देने वाली ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? एड्रिनल को कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि बुद्धि को चुनौती देती है कि जल्दी से आपको फैसला लेना है, या तो करो या मरो। इसलिए इसको बोलते हैं बुद्धि को चुनौती देने वाली ग्रंथि। ऐसे क्वेश्चन एड्रिनल से आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब दोस्तों मैं और बात करूं एड्रिनल के बारे में कि एड्रिनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एड्रिनल ग्रंथि के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स भाग होता है, इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। निकलते हैं। नंबर 1 एल्डोस्टेरोन, और दूसरा होता है कार्टिसोल, कार्टिसोल को बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, यानी इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन। तो आपसे बोले जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा कार्टिसोल को कहा जाता है। और एक होता है आपका लिंग हार्मोन। ये तो होता है आपका कॉर्टेक्स भाग। लेकिन एक होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के वापस से 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रीन। दूसरा होता है नॉन एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन जिसको बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन। अच्छा,
ये दोनों जो पार्ट हैं ये कब एक्टिव होते हैं दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया, जब स्थिति कैसी हो, लड़ो या भागो, या करो या मरो, संकटकालीन, 3F व 4S, या आपातकालीन। इस समय इन परिस्थितियों में ये वाला पार्ट एक्टिव होता है, कौन सा? एड्रिनल मेडुला। दोबारा समझ लीजिए एक बार फिर से, सबके सब बहुत ईजी है, बहुत सरल है। देखिए, एड्रिनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स भाग से आपको पता होना चाहिए 3 हार्मोन निकलते हैं, 3 के अलावा चौथा नहीं निकलता, उसको आपको अलग करना पड़ता है। एक निकलता है एल्डोस्टेरोन, तो बोलेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। एक होता है कौन सा? कार्टिसोल, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। तो बोलते कार्टिसोल हार्मोन भी कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। और एक होता है कौन सा? लिंग हार्मोन, कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरा है एड्रिनल मेडुला। इसे इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनलिन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एपी का मतलब ऊपर, नेफ्रिन का मतलब वही होता है गुर्दा, किडनी या वृक्क, बात एक ही। एक होता है नॉन एड्रिनलिन, जैसे बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। अच्छा, ये वाले पार्ट है जो कब एक्टिव हो? लड़ो या भागो की स्थिति में, करो या मरो की स्थिति में, संकटकालीन स्थिति में, 3F/4 स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? एड्रिनल मेडुला भाग एक्टिव होता है। ये आपकी पूरी हुई ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल। अगर आपको कोई भी समस्या है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हाँ जी, बहुत अच्छी ग्रंथि है सर। अच्छा, बहुत अच्छी ग्रंथि है, आपने कहाँ पर देखी है? चलो, बहुत अच्छी बात है। संजू, नो सर। नो सर का मतलब क्या होता है? पूरी बात बताइए आपकी। आप ये बताइए, क्या समझ में नहीं आया जिससे मैं आपको दोबारा से बताऊं? हाँ जी, संजू बताइए फटाफट। अच्छा, लड़ाई में साथ देती है ये ग्रंथि? लड़ाई में साथ नहीं देती भाई, लड़ाई के समय ये एक्टिव हो जाती है और आपसे बोलती है कि ये 4 आदमी है, तू अकेला है, अगर तेरे में दम है तो इनको पीटना है तो रुक, नहीं तो यहाँ से जान बचा के भाग ले। ऐसे साथ देती है, बाकी लड़ने में काम आती नहीं है कि भाई मैं भी आ जाऊं साथ में। अच्छा, सबके समझ में आ गया ये? तो मुझे बता दीजिए फटाफट, मैं आगे चलूंगा अगली ग्रंथि पर फिर। यस। और आज शाम को 8 से 11 आएगी आपकी मैराथन क्लास साइंस की, सभी जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बता दीजिए। शाम को तैयार रहिए धमाके के साथ। सुरेखा, यस, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली ग्रंथि पर। तो ये आपकी हो गई कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। इसके बाद में एक छोटी सी ग्रंथि आपके लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है? थाइमस। नाम सुना होगा आपने। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये कहाँ पढ़ा दी, ये मैंने आपको बताई है लेकिन आप पढ़ते नहीं घर पर। मैंने आपको WBC के अंदर बताई थी थाइमस ग्रंथि। अच्छा दोस्तों, थाइमस ग्रंथि बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय के समीप, कहाँ पर? हृदय के समीप छाती में स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया था, यह ग्रंथि बचपन में क्या होती है? सक्रिय होती है। बचपन में ये ग्रंथि कैसी होती है? सक्रिय। और जैसे ही व्यक्ति बड़ा होता है तो यह ग्रंथि क्या हो जाती है? निष्क्रिय। तो बोल सकते हैं वयस्क के अंदर यह ग्रंथि क्या होती है? निष्क्रिय होती है। और एक और बात कि थाइमस ग्रंथि के अंदर WBC की
बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, परिपक्वन होता है। तो WBC की बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां पर होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। कहां पर होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। दोबारा सुन लीजिए, बहुत सरल बातें थाइमस ग्रंथि के बारे में, बहुत ईजी बातें हैं। सबसे पहली बात, थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय के समीप छाती में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि होती है, इसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि, प्रतिरक्षी, क्योंकि यह ग्रंथि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। क्योंकि WBC की ट्रेनिंग होती है कहां पर, थाइमस के अंदर। तो आपसे बोलेगा कि निम्न में से प्रतिरक्षी ग्रंथि किसको कहा जाता है, आपका आंसर आएगा थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। आपसे बोलेगा थाइमस ग्रंथि बचपन में क्या होती है, सक्रिय होती है, लेकिन वयस्क होने पर यह ग्रंथि क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। आपसे बोलेगा कि थाइमस ग्रंथि के अंदर WBC की बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, परिपक्वन यानी ट्रेनिंग होती है। तो WBC की बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां पर होता है, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। तो ये आपकी छोटी सी ग्रंथि, इसका नाम क्या है, थाइमस, इसको आपको बिल्कुल क्या रखना है, याद। अगली ग्रंथि, छोटी सी ग्रंथि आती है जिसका नाम क्या है, पीनियल। पीनियल ग्रंथि। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं कि पीनियल ग्रंथि भी कहां पर स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि भी कहां पर स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। बोलते हैं कि ये पीनियल ग्रंथि है, इसे मस्तिष्क की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, या तो जैविक घड़ी बोल दे या बायोलॉजिकल क्लॉक बोल दे, बात कैसी है, एक ही है। तो मस्तिष्क की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है, पीनियल को कहा जाता है। क्योंकि यह ग्रंथि हमारी दैनिक दिनचर्या पर क्या करती है, नियंत्रण। दैनिक दिनचर्या का मतलब क्या होता है, दैनिक दिनचर्या का मतलब ये कि आपको रोजाना की आदत होती है कि 8 बजे उठना है, 9 बजे नहाना है, 10 बजे खाना है, 11 बजे वहां जाना है, 12 बजे वहां जाना है। तो रोजाना का रूटीन होता है, तो उस पर कंट्रोल करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल। इसलिए बोल सकते हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या, तो दैनिक दिनचर्या पर नियंत्रण करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है, आपका आंसर आएगा पीनियल। इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो आपसे बोलेगा मस्तिष्क की तीसरी आंख, किस ग्रंथि को कहा जाता है, आपका आंसर आएगा पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। क्योंकि यह ग्रंथि हमारी दैनिक दिनचर्या पर क्या करती है, नियंत्रण। और यह ग्रंथि दोस्तों किससे प्रभावित होती है, ताप से, टेम्परेचर से ये ग्रंथि क्या होती है, प्रभावित होती है। इस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। तो आपसे बोले कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, तो आपसे आपका आंसर क्या आएगा, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम क्या है, मिलेटोनिन। मिलेटोनिन। और ये जो हार्मोन है, ये हमारे त्वचा के रंग निर्धारण में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपसे बोले तो मेलेटोनिन का कार्य क्या होता है, त्वचा का रंग निर्धारण।
तो त्वचा के रंग निर्धारण में सहायक होता है कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि बोलते हैं कि जब व्यक्ति के शरीर के अंदर एक तो होता है मिलेनिन, मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो त्वचा एकदम भैंस की तरह क्या हो जाती है? काली। और जब व्यक्ति के अंदर मिलेटोनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो त्वचा बंदर की तरह क्या हो जाती है? सफ़ेद हो जाती है, अंग्रेजों की तरह। अच्छा दोस्तों, अब जैसे मिलेनिन की मात्रा आपकी त्वचा के यहाँ पर थोड़ा सा इकट्ठी होती है तो वहां पर काला बन जाता है। काले को क्या बोलते हैं? तिल। क्या बोलते हैं? ये तिल हो गया। ये तिल नहीं होता, साइंस की भाषा में बोल सकते हैं कि आपके मिलेनिन की मात्रा इकट्ठा हो जाती है जिसके कारण त्वचा कैसी पड़ गई है? काली। अगर त्वचा सफेद हो जाए तो बोलते हैं मिलेटोनिन की मात्रा उसके अंदर क्या हो जाती है? ज्यादा, इसलिए त्वचा कैसी पड़ जाती है? सफेद पड़ जाती है। अब सारे क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए एक बार फिर से कि बोलेंगे पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? आपका आंसर आएगा मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मस्तिष्क की जैविक घड़ी या इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। तो मस्तिष्क की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है? आपका आंसर आएगा पीनियल को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि हमारी दैनिक दिनचर्या पर नियंत्रण करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? आपका आंसर क्या आएगा? पीनियल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल। अच्छा, आपसे बोलेगा मस्तिष्क की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो आपसे बोलेगा मस्तिष्क की तीसरी आंख निम्न में से पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर के सॉरी आपसे बोलेगा कि निम्न में से ताप से प्रभावित होती है कौन सी ग्रंथि? आपका आंसर आएगा पीनियल ग्रंथि ताप से प्रभावित होती है। आपसे क्वेश्चन बोले कि निम्न में से मस्तिष्क की रेत किस ग्रंथि को कहा जाता है? फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? पीनियल ग्रंथि को कहा जाएगा। अच्छा, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलेटोनिन, जो कि हमारे त्वचा के रंग निर्धारण में क्या होता है? सहायक होता है। अच्छा, अगर त्वचा के अंदर मेलेनिन की मात्रा ज्यादा हो जाए त्वचा कैसी पड़ जाती है? काली। और मेलेटोनिन की मात्रा ज्यादा हो जाए त्वचा कैसी हो जाती है? सफेद। ये आपकी ग्रंथि है कौन सी? पीनियल। आपके समझ में आई है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी, यस 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 विजय कुमार, बहुत बढ़िया। सुरेखा, यस सर, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की समझ में आ रही है, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी बात। चलिए दोस्तों, अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके लिए छोटी सी ग्रंथि और बताने जा रहा हूँ, फटाफट वो भी देख लीजिए। अच्छा, एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? टेस्टीज। टेस्टीज को क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। पुरुष के अंदर ग्रंथियां होती हैं टेस्टीज, जिसको क्या बोलते हैं? वृषण। तो बोल सकते हैं हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है? कि हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फॉरनहाइट की बात करूं तो 98.6 फॉरनहाइट, या केल्विन की बात करूं तो 310 केल्विन। अगर मैं र्यूमर पैमाने की बात करूं तो 29.6 र्यूमर। आपकी बॉडी का क्या है? अलग अलग पैमाने पर अलग अलग तापमान दिखाया है। कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोले हमारे शरीर का सामान्य ताप है, या तो ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ना मिले तो कितना मिलेगा? 98.6 फॉरनहाइट, ना मिले तो 310 केल्विन, ना मिले तो 29.6 र्यूमर होता है। लेकिन मैं बात करूं टेस्टीज की, कि टेस्टीज का जो आंतरिक तापमान है ये लगभग 33 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 33 डिग्री। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37, और टेस्टीज का आंतरिक तापमान कितना है? 33। तो बोल सकते हैं अंतर कितने का? लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर है। इसलिए हमारे जो टेस्टीज है इनका आंतरिक तापमान 33 है। इनका बॉडी टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम ताप होता है, क्योंकि इस कम ताप पर ही टेस्टीज के अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण। अगर 37 डिग्री टेम्परेचर होता टेस्टीज का तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। इसलिए बॉडी टेम्परेचर से लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम ताप होना चाहिए, इसलिए टेस्टीज बाहर भी पाए जाते हैं। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं कि टेस्टीज में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 होती है जनन कोशिका,
जनन कोशिका, जिसको बोलते हैं क्या, जर्म सेल। तो दोस्तों जनन कोशिका या जर्म सेल होती है, इनका कार्य क्या होता है, ये जनन करती हैं। और जनन किसका करती हैं, शुक्राणुओं का। इसलिए बोल सकते हैं ये शुक्राणुओं का क्या करती हैं, निर्माण। तो आपसे बोले शुक्राणुओं के निर्माण में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं, आपका आंसर क्या आएगा, जनन कोशिकाएं सहायक होती हैं। दूसरी कोशिकाएं होती हैं जिसको बोलते हैं सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका। और सरटोली कोशिका जो होती हैं ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो आपसे बोलेगा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं, आपका आंसर आएगा सरटोली कोशिकाएं करती हैं। और तीसरे नंबर की बात करूं, एक होती है लीडिंग सेल, यानी लीडिंग सेल भी कहा जाता है। लीडिंग बोल दे, लीडिंग बोल दे, बात कैसी दोस्तों, एक ही है, लीडिंग कोशिका। और ये रेलवे में क्वेश्चन पूछ लिया है लीडिंग कोशिका से अब की बार, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कि बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, या बोल सकते हैं एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, के स्त्रावण में सहायक होती हैं। तो आपका आंसर आएगा लीडिंग कोशिका। दोबारा सुन लीजिए फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत इजी है, दोबारा सुन लीजिए सबके सब। तो बोलेगा क्या कि टेस्टिस यानी वृषण, आपसे बोलेगा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फॉरेनहाइट या 310 केल्विन या 29.6 र्यूमर। बोलेगा टेस्टिस का आंतरिक तापमान कितना होता है, आपका आंसर आएगा 33 डिग्री सेल्सियस। तो बोल सकते हैं हमारे शरीर से लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए इनका आंतरिक तापमान कितना होता है, 33 डिग्री सेल्सियस। अच्छा दोस्तों, टेस्टिज में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 कोशिका जिसका नाम क्या है, जनन कोशिका, इसे जर्म सेल भी कहा जाता है। और ये जनन कोशिका नाम से पता चल रहा है कि जनन करती है किसका, शुक्राणुओं का। तो बोल सकते हैं ये शुक्राणु के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक। दूसरी कोशिकाओं की बात करें, दूसरी कोशिका कौन सी है, सरटोली कोशिका। तो बोल सकते हैं सरटोली कोशिका का क्या कार्य होता है, तो ये हमारे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है कौन सी कोशिकाएं, सरटोली। और नंबर 3 होती है लीडिंग कोशिका। तो लीडिंग कोशिका के बारे में क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के स्त्रावण में सहायक होती हैं। आपका आंसर आएगा लीडिंग कोशिकाएं। तो ये आपकी ग्रंथि हो गई कौन सी, टेस्टिस। आप सबके समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और कल हम पढ़ेंगे अगली ग्रंथियों के बारे में। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सरल है, बहुत आसान है, और बिल्कुल कल हम अगली ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं।